Organic matter in water and its decomposition. पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर है क्या. Dissolved organic matter, abbreviated as DOM, is found in every water body, both marine and freshwater. It is a heterogeneous mixture derived primarily from the decomposition products of plant material, bacteria and algae. जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, वेदर वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं या मरीन हैं जो सॉल्ट वाटर जिसमें होता है, उन सब में प्लांट का जो मटेरियल है वो बैक्टीरिया या एल्गी, इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर बनाता है इस वाटर के अंदर. अब इसमें अगर हम इन ऑर्गेनिक मैटर जो हैं उनकी देखें क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिक मैटर में किस किस किस्म के कंपाउंड्स आते हैं, तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को डिवाइड करें तो मेजरली ये दो क्लासेस इनकी होती हैं. कुछ ऐसे होंगे जो हाइड्रोफोबिक होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर लविंग. ये इनकी पोलैरिटी शो करते हैं कि वेदर ये वाटर जो हाइड्रोफिलिक हैं ऑफ कोर्स वो पोलर होंगे, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर, जबकि हाइड्रोफोबिक जो हैं वो जो है वो बिकॉज़ वो पोलर नहीं होते, वो नॉन पोलर होते हैं. फोबिक मीन्स हेटिंग, ठीक है. तो वाटर हेटिंग है तो वो वाटर में मिक्सअप नहीं होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे. अच्छा, अगर हम हाइड्रोफोबिक में फ़र्दर उसकी डिवीज़न देखें और हाइड्रोफिलिक में, तो दोनों में फिर फ़र्दर दो दो किस्म के कंपाउंड्स आ जाते हैं. एक वो हैं जो एसिड्स होते हैं, एक ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल्स होंगे या फिर बेसिस होंगे. तो हाइड्रोफोबिक हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और टूवर्ड्स राइट हम जाते हैं. तो हाइड्रोफोबिक में पहले एसिड्स जो आ जाते हैं वो हैं ह्यूमिक एसिड्स या फल्विक एसिड्स. ये बहुत कॉमनली ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड हैं. इवन जो हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं, सॉइल के अंदर भी जितने डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी यूजुअली ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड्स होते हैं. अच्छा, हाइड्रोफोबिक में फिर अगर हम न्यूट्रल्स और बेसिस को देखें तो इसमें आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, टेनिन्स, एरोमेटिक एमाइंस. ये आ जाते हैं हमारे पास न्यूट्रल्स और बेसिस में. अब हम देखते हैं कि हाइड्रोफिलिक जो है उसमें एसिड्स कौन कौन से होते हैं. तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और इसमें हमारे पास पॉलीयूरेनिक एसिड्स आ जाते हैं. और न्यूट्रल्स और बेसिस में हमारे पास आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स. तो जितने भी हमारे पास जो प्रोटीन्स के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंपाउंड्स हैं, वो जब ब्रेक डाउन होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब अगर हम उनको बाय नेचर देखें तो वो ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे इन नेचर एंड दे आर न्यूट्रल्स और बेसिस. तो ये सारे कंपाउंड्स हैं. अगर हम देखें तो ये इसमें अगर हम जो बॉटम वाले जो सारे हैं वो एग्जांपल्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं जो कि सारे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उस वाटर में किस किस्म की चीज़ें जो थी वो डिकम्पोज हुई हैं और जिनकी डिकम्पोजिशन की वजह से ये सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं. इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे भी मौजूद हो सकते हैं. अच्छा, इसकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है. द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ यूजुअली मेजर्ड एज टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC और डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन. तो इसको दो तरह से मेजर किया जाता है. या तो इसको टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की जो कंसंट्रेशन है उसके तौर पर इसको मेजर किया जाता है, या फिर डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन के तौर पर इसको मेजर किया जाता है. Color and UV absorption UVA are therefore thought to indicate the reactivity of the organic matter within a given water sample. So इसके लिए यूजुअली जो हमारे पास एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके अंदर सैम्पल को रखा जाता है और वो हमें सिंपली जो कलर के थ्रू या अगर हम कहें कि अल्ट्रावायलेट जो एब्जॉर्प्शन है उसके थ्रू हमें बता देता है कि किसी भी वाटर सैम्पल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है.
हमारा जो टॉपिक था वो था ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर एंड इट्स डिकम्पोजिशन। तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक मैटर वाटर में है क्या, कि डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास प्लांट बैक्टीरिया या जो एल्गी हैं उनकी डिकम्पोजिशन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें हमने देखा डिफरेंट एसिड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट न्यूट्रल्स या बेसिस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने फल्विक एसिड देख लिया, ह्यूमिक एसिड्स देख लिया, हमने पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स, वो सारे ऐसे कंपाउंड्स देख लिए कि ये सब जो हैं ये होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो किस तरह से होती है वाटर के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, एक होगी एरोबिक जो कि है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी होगी एनारोबिक जो कि है विदाउट ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो डिकम्पोजिशन होगी। अब पहले हम देखते हैं कि एरोबिक डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर की वो क्या है। Aerobic decomposition turns organic matter, nutrients and dissolved oxygen into biomass in the form of humus, nutrient compounds, carbon dioxide and new decomposing microorganisms. This process creates energy. Some is used by the organisms but most is released as heat. तो अगर हम एरोबिक डिकम्पोजिशन देखें तो यहाँ पर जो है वो जो कंपाउंड्स बनेंगे हमारे पास, उनकी डिकम्पोजिशन जब होगी तो उसके रिज़ल्ट में एनर्जी जनरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर हम देख लें इसका एक फ्लो शीट डायग्राम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक ये जो वेस्ट्स थे वो प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस ऑक्सीजन, तो ये इनकी डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए होते हैं। और अगर आप इनकी एंड प्रोडक्ट्स देखें टूवर्ड्स द राइट तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आ रहा है, वाटर नज़र आ रहा है, सल्फेट, फॉस्फेट एंड अमोनिया। तो ये ये है कि जो एरोबिक डिकम्पोजिशन है इट इज़ कंसिडर्ड एज सेफ़ आप कह सकते हो, या बहुत हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसके एंड प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि कंपैरेटिवली इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो कंपाउंड्स या वो एंड प्रोडक्ट्स जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन के उसमें केस में फॉर्म होते हैं एट द एंड। एनारोबिक डिकम्पोजिशन अगर हम देखें, anaerobic decomposition is also called fermentation or putrefaction. This process is completed by microorganisms that require little to no oxygen, less than 5% for survival. They break down organic compounds through a series of oxygen-free biochemical pathways and use the components for growth, reproduction and to produce energy. अब एनारोबिक डिकम्पोजिशन में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर जो है जो इन चीज़ों को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर के जो सोर्सेज प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर। The final product from the breakdown of organic material is biogas, जो कि यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर होती है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, बट जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मीथेन पाई जाती है विच इज़ दैट इज़ वाई एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो है उसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या हार्मफुल समझा जाता है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट में मीथेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन अगर हम इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखें तो मीथेन जो है वो 20 टाइम्स ज़्यादा उसका पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। Anaerobic decomposition produces less heat but hydrogen sulfide gases can be released as a byproduct. अगर इसका हम फ्लोशीट डायग्राम देखें तो जो ऑर्गेनिक मैटर के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि जो कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स, तो उसका जो है सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस होगा कि वो जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के साथ मिक्सअप होकर वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, जैसे कि वो सिंपल शुगर्स में, अमाइनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, यानी वो जो उनके मोनोमर्स हैं उसमें पहले कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एसिडोजेनेसिस होगा कि ये ही जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद
एसिटोजेनेसिस होगा कि कन्वर्जन होगी इनटू एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यही फर्दर आगे चल के फिर फाइनल कन्वर्जन इसकी मीथेन में होती है, ठीक है, जिसको मिथेनोजेनेसिस कहा जाता है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये थी एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड दैट वाज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।